Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning everyone. Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग। हाँ, ले लेंगे संडे को क्लास, देख लिया जाएगा। संडे को देखेंगे, है ना। संडे को संडे का सोचेंगे। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
ओके एवरीवन, एक बार अपने ना डाउट बता दो। डीपीपी वाला है ना, जो डीपीपी 18 का, डीपीपी 18 इसका डाउट बताना। डीपीपी 18 का डाउट बताओ। डीपीपी 18 का डाउट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है फिर। यस, डीपीपी 18 का डाउट बता दो। इस वाले का 18 का डाउट, डाउट्स बताओ। क्वेश्चन 2। ओके, बाकी लोग बताओ। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 मतलब बेसिकली कंप्रेंशन पूरा हो गया ना। क्वेश्चन 1 तो हुआ नहीं होगा। क्वेश्चन 1 हो गया क्या? क्वेश्चन 1 हो गया क्या? 5 और 6, ठीक है। 2 5 6 मतलब वो पूरा कंप्रेंशन ही जाएगा। 1 भी, हाँ वो पूरा भी जाएगा, पूरा कंप्रेंशन पूरा ही बताना पड़ेगा। कंप्रेंशन पूरा बताएंगे। बाकी हो गया फोर्थ। फोर्थ तो डायरेक्टली स्विच तो ओपन करना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फोर्थ के लिए तेरे को ओपन करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 3 ये सारे बता रहा हूँ, एक साथ देखना, ठीक है। देखो मैं ग्राफ आपको बता देता हूँ। क्या है हमारे पास? ये दे रखा है, मॉड x² -2x -3 बराबर क्या है आपका? m है, ठीक है। एक समय के लिए क्या मैं इसको y मान सकता हूँ, और इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ? y। तो दो अलग अलग कर्व, बेसिकली क्या ये, अब ये क्या दे रखा है? y बराबर m दे रखा है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको पता है, ठीक है, मैंने एक बार इसको पढ़ाया भी है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली चीज क्या आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका लास्ट डीपीपी में हमने सीखा था कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करने जाओ तो आपको ये समझ में आएगा कि सर इसका फैक्टर देखो, इसका फैक्टर हो रहा है x-3 और x+1, ये इसके फैक्टर है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर कर्व तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे आपका ये क्वाड्रेटिक का कर्व आएगा। बट मॉड लगने की वजह से ये जो पॉइंट होगा, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ये आपका 1, -4 है। कितना है आपका? 1, -4 है, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मॉड लगाया, तो मॉड लगाने की वजह से क्या होगा? जो आपका नीचे वाला पार्ट था कर्व, क्या कर्व कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। किसी को मेरे हिसाब से लगता है यहाँ ये वाले पार्ट पे डाउट नहीं होगा। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये कितना होगा आपका? 1, +4 का होगा। मतलब ये ऐसे करके 1, 4, ये वाला आपका 0, 3 होगा। यही हमारा कर्व होगा। किसी को इस पे प्रॉब्लम है? एक बार बताओ। ये कर्व समझ में आया? मॉड का, मॉड ऑफ x² -2x-3 कर्व क्लियर है ना? कर्व क्लियर है? यस या ना? यस, चलो कर्व क्लियर है। अब इसके बाद आपका क्या कर रहा है? y इक्वल टू, देखो ये जो y इक्वल टू m लाइन है, m की वैल्यू आप डिफरेंट रखते जाओ। m की वैल्यू क्या करो? आप डिफरेंट रखते जाओ, आपको डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मान लो मैंने m की वैल्यू निगेटिव ले लिया, m की वैल्यू चलो मान लो मैंने -2 ले लिया। क्या ले लिया? m की वैल्यू -2 ले लिया। अगर m की वैल्यू -2 लोगे तो अपने आप समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो कर्व है, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। तो m इज इक्वल टू, अब इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि सर अगर m बिलोंग्स टू -∞ से 0, 0 पे ओपन है, याद रखना। इस केस पे आंसर क्या आएगा आपका? नो सॉल्यूशन आएगा। याद रखना, सॉल्यूशन और रूट में डिफरेंट होता है। रूट्स मतलब क्या आपका? कुछ भी, जैसे x-3 का ये बताया भी है मैंने, x-3 का स्क्वायर, x-4 का क्यूब बराबर 0। तो इसके कितने रूट है? 5 रूट है। पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या है वो आपके? 3 और 4 है, ठीक है। ये आपको आ गया, ये नो सॉल्यूशन वाला केस। अब देखो पहला, अब ऐसी में m की वैल्यू क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ मैं। एक मान लो मैंने एक m की वैल्यू ली, यहाँ वाला, ये बीच वाला लिया बीच वाला, एक वैल्यू ये ले लिया,
इसके बाद एक वैल्यू मान लो मैंने ये वाला लिया, ये ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे करके जो ऊपर जा रहा है, और एक वैल्यू मैंने टच करने वाला लिया, टच करने वाला लिया। तो अगर मैं टच करने वाला केस, अब देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला पॉइंट तो आपका 0 है, ये जो इसका हाईएस्ट ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है आपका 4 है, ये समझ में आ रहा है, ये जिसका वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा कितना होगा 4 होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मैं m की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच कुछ भी लू, 0 से लेके 4 के बीच, अब याद रखना m की वैल्यू मैंने 0 से लेके 4 के बीच ओपन लगाया, क्या लगाया आपका ओपन। m की वैल्यू अगर 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी लू, हमेशा जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा कितने आ रहे हैं हमारे 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4 सोल्यूशन। क्यों 4, ये देखो 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, क्या क्लियर हुआ, ये 4 बार कट कर रहा है, क्या ये वाली चीज क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर क्लियर। युक्ता आपका डाउट था पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, युक्ता क्लियर हुआ आपका। हाँ 4 तो ओपन रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, टच करने वाला मतलब क्या, रिपीटेड रूट, टच करने वाला मतलब क्या रिपीटेड, तो अगर रूट रिपीटेड होगा पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही काउंट करोगे ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका, 3 सॉल्यूशंस का, 3 सॉल्यूशंस। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर 3 सॉल्यूशंस के लिए तो ये जो लाइन जब 4 को टच करेगी, m इज इक्वल टू 4 वाला केस जब टच करेगी तभी आपका 3 सॉल्यूशन आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। और बाकी 2 सॉल्यूशन के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं, m की वैल्यू 4 से इंफिनिटी ले लेते हैं और यूनियन 0 पे भी आपका क्या आ रहा है, यूनियन 0 पे भी कितना आएगा, दो सॉल्यूशन। क्यों, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। बाकी इस कर्व के ऊपर जाओ, इस कर्व के कहीं भी ले लो m की वैल्यू, आपका हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 2 बार। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कर्व हमेशा 2 बार कट करेगा, इसके ऊपर कर्व हमेशा 2 बार कट करेगा। क्लियर, सारे 3 क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गए होंगे, 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैंने दिया डीपीपी में दिया हुआ था, इस वजह से ये होना चाहिए था, 1 2 का हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। विश्वजीत इसको केवल आपको ओपन करना था और कोई तरीका नहीं है। समेशन क्या दे रखा है तेरा यहाँ पे, ए क्यू मतलब क्या, ये दे रखा है, माइनस समेशन यहाँ पे क्या दे रखा है तेरा 2 टाइम ए दे रखा है। इसका मतलब क्या है तेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर वाले का मतलब क्या है -2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। अब लगा दे भाई फॉर्मूला यहाँ पे, रख दे वैल्यू, जैसी वैल्यू रखेगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। कौन सा प्लस 3abc, ये वाला प्लस 3abc, और माइनस में ये तो तेरा अलग ब्रैकेट हो गया, और -2a प्लस बी प्लस सी। क्या विश्वजीत यहां से आगे कैलकुलेट कर सकता है, विश्वजीत कैलकुलेट कर सकते हो इससे आगे, बताओ क्या विश्वजीत इससे आगे कैलकुलेट कर सकता है ना, वैल्यू रख ले। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी तू क्या रख सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2ab, तो ये कितना हो जाएगा -3 टाइम, बेसिकली 3 कॉमन निकाल ले तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे करना। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5th की। 5th में कुछ नहीं करना है, ओपन करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, इसके बाद है तेरा x -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया तेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओपन करो तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, यहां से अगर आप इसको ओपन करने जाओ, अगर आप लोग यहाँ से इसको ओपन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x आएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 8 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ओपन करो, ये दिख रहा है x की पावर 4, तो ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, ये बना x की पावर 4। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा होगा, एक्स क्यूब का टर्म केवल एक ही जगह से आ सकता है, यहाँ से, तो ये दिख गया -2x क्यूब,
अब एक्स स्क्वायर खत्म, एक एक्स स्क्वायर आपका यहां से आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, तो 2x स्क्वायर, और ये 8x स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर। अब इसके बाद कॉन्स्ट आपका ये वाला टर्म देख लो, तो ये प्लस 16x माइनस 8 बराबर 0, यही इसका आपका इक्वेशन आएगा। अब इस पे आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बाकी रूट्स निकाल सकते हो, और कोई इसके अलावा बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला है। रूट्स बोला होता तो रूट्स हम लोग साइन चेंज से बता देते, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस क्या होता है, नॉन रिपीटेड रूट होता है, तो नॉन रिपीटेड शायद तक रूट रिपीट भी हो रहा होगा, तो आप इसका बता सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका फैक्टर भी करने जाओगे ना, तो आपको एक रूट तो इसका जरूर एक दिखेगा, इसमें एक 2 जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फैक्टर करना, मैं आपको इसके फैक्टर एग्जैक्टली लिख के दे देता हूं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आएंगे, ये वाले इसके फैक्टर है। ठीक है, अब कैसे मैंने पता किया कि यही है, तो सर मैंने एक बार पहले इसमें 2 डाला, 2 डाल के मैंने फिर क्या किया, इसको डिवाइड करके देखा तो मुझे क्यूबिक मिलेगा, फिर डाल के कुछ वैल्यू डाल के देखोगे तो आपको फिर 2 सेटिस्फाई करके दिखेगा, और आपका एक अलग से ये क्वाड्रेटिक बचेगा। तो ये दिख रहा है आपको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आएंगे, वो 3 आएंगे। कैसे, एक तो x बराबर 2 आ गया, और 2 आपका यहां से आ जाएगा। क्लियर श्रावणी, क्लियर श्रावणी, क्लियर? आपका डाउट है श्रावणी, क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। अब कुछ इस तरीके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। 6 का जो कर्व दे रखा है, कुछ किस तरीके से दे रखा है ये देखिए। पहले 6 का कर्व आपका ऐसे दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कर्व, और आपको बोल रहा है ये ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका ओ पॉइंट है ओरिजिन वाला। ठीक है, आपको ये ऐसे करके एपी है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको किसके बारे में दे रखा है, एपी के बारे में दे रखा है 3 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाय कॉमा माइनस डी बाय 4a, ये होता है। अब आपको माइनस डी बाय 4a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। क्या माइनस डी बाय 4a, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल टू 3। अब देखो वहां पे कुछ वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका 2b दे रखा है 2b, आपको दिख रहा होगा, जो आपको एक इक्वेशन दे रखा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख दो 2b, तो माइनस 2b अपॉन 4a बराबर 3। तो ये 2 और 2 कट गया, तो आपको दिख रहा है माइनस b अपॉन 2a, कितना आ गया 3। तो यही हमसे पूछ रहा है, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया, ये भी आपका 3 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप किसका, आप ये भी आप बोलते नहीं, ये 3 तो नहीं आएगा, हाँ सॉरी 3 तो दिया है, ये 3, इसका कोऑर्डिनेट 3,3 आ जाएगा। क्लियर क्लियर, जिसका डाउट था क्लियर हो गया, जिसका डाउट था क्लियर क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया होगा, कि 7 8 में किसी को डाउट है, 7 और 8 में किसी को डाउट है, किसी को भी? क्वाड्रेटिक दे रखा है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कर दोगे, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। बहुत बार किया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो सभी का क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, है ना? कोई भी डाउट? अच्छा, क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब मजा आया होगा करने में, ऐसे ही आते रहेंगे क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थो सेंटर तक कंप्लीट किया था। कहां तक कंप्लीट किया था, ऑर्थो सेंटर तक कंप्लीट किया था, और ऑर्थो सेंटर का हमने ये वाला फॉर्मूला ऐसे करके लिखा था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दे रखा है, कोई मतलब मोस्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, केवल नोट्स कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। बाकी ये वाला फॉर्मूला हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग ऑर्थो सेंटर का एक तरीका और होता है निकालने का, जो आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रेट लाइन का थोड़ा पार्ट स्टार्ट करेंगे तब सीखेंगे वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर के बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है हमारा सरकम सेंटर। क्या होता है हमारा, सरकम सेंटर होता है। ठीक है, अब सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो सरकम सेंटर का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने जाऊं तो वो होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय वही सेम चीज क्या लिख सकते हो नीचे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c।
अब कॉमा में आ जाओ, यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, और डिवाइडेड में अगेन सेम चीज, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, ये भी मोस्टली सरकमटेंडर निकालने का ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि कभी ऐसा डायरेक्टली, कभी कभी ऐसा भी करता है ना कि कोऑर्डिनेट और एंगल दे देता है। क्या कर देता है आपको, कोऑर्डिनेट दे देगा आपको ट्रायंगल के, है ना, और आपको एंगल भी दे देगा, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप तुरंत निकाल सकते हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एंगल निकालना बहुत ईजी होता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो आता है हमारा, वो आता है इन सेंटर। हाँ, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इन सेंटर का याद रखना। क्या होता है इन सेंटर का फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। हमको सारे कोऑर्डिनेट पता है, ये ए पता है, ये बी पता है, ये सी पता है। आपको मैंने बताया है इसके अपोजिट वाला लेंथ क्या होता है आपका, ए होता है। इसके अपोजिट वाला लेंथ क्या होता है आपका, स्मॉल सी होता है, सॉरी स्मॉल बी होगा। और ये वाला लेंथ कितना होगा आपका, स्मॉल सी, है ना, होगा। अब और इन सेंटर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री। वही ये आपका एक्स वन कॉमा वाई वन होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री होगा। ठीक है, अपॉन में आपका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपका ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको फॉर्मूले का पैटर्न दिख गया होगा, आपको फॉर्मूले का एक पैटर्न दिख गया होगा। क्या पैटर्न है कि ए टाइम जो अपोजिट वाला लेंथ है मल्टीप्लाई क्या कर दिया, x1 के साथ कर दिया, फिर b टाइम इसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट कर दिया, c टाइम इसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। सेम चीज आपने यहां पे कर दिया। ठीक है, ये आ गया इन सेंटर का। इसी तरीके से एक्स सेंटर का फॉर्मूला आता है। एक्स सेंटर आपको समझ में आ गया होगा कि सर टोटल एक्स सेंटर कितने एग्जिस्ट करते हैं, तीन, तीन एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसके अपोजिट वाला, जैसे आपको पता ही है अगर एक्स सेंटर की बात किया जाए, तो आप अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे करके कुछ बड़ा सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, एक यहाँ पे ऐसा आएगा, एक यहाँ पे ऐसा आएगा, एक यहाँ पे ऐसा आएगा। अब इस केस के लिए अगर मेरे को मान लो ये वाला निकालना I1, इसको बोल देते हैं आपका I2 बोल देते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका I3, क्योंकि मैं ये A B C बोलूं। ठीक है, तो I1 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, I1 किसके अपोजिट है, A के अपोजिट है। I1 किसके अपोजिट है, A के अपोजिट है। अगर I1 A के अपोजिट है ना, तो A को माइनस लिख दो। A को क्या किया आपने, ऐसे करके माइनस लिख दिया A को, जो जिसके अपोजिट है उस वाले में क्या किया आपने, केवल माइनस लगा दिया। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि सर अगर मुझे बाकी कोई निकालना है, जैसे मुझे I2 निकालना है, मुझे क्या करना है आपका I2 निकालना है, तो I2 के लिए मैं क्या करूंगा, किसको निगेटिव कर दूंगा, बी वाले को। तो बी वाले को निगेटिव कर दो, तो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी, और यहां क्या आ जाएगा, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा। और आई थ्री भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो। एक याद रख लो, अगर इन सेंटर याद है ना, तो आपको एक सेंटर का फॉर्मूला तो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुरंत अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एक सेंटर का फॉर्मूला तो अपने आप देख के क्लियर हो जाएगा कि कब क्या करना है। क्लियर आपको, अब ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसमें हमको ये इन सेंटर का तो अच्छे से याद रखना है, इन सेंटर का बहुत बार ऐसे हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। एक्सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर का याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका एक मेथड भी सीखेंगे हम लोग करना। ठीक है, चलो जल्दी से सारे नोट डाउन कर डालो, किसी भी पॉइंट पे या फॉर्मूला के पैटर्न पे डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलो देखो, इसको वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ए एक्स वन अपॉन समेशन ए, और समेशन ए वाई वन अपॉन समेशन ऑफ ए। सिमिलर तरीके से ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, नोट डाउन हो जाएगा तो बताइएगा।
नोटेड। ज्यादा है नहीं इस पेज पे लिखने के लिए। हाँ बस यही है कि थोड़े फॉर्मूले याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही फिर। डन। ओके हो गया। चलिए अगला पेज, ये वाला पेज नोट डाउन कर डालिए, एक सेंटर का, एक्स सेंटर वाला नोट डाउन कर डालिए। वेट, ठीक है आदित्य जल्दी लिख। हो गया। चलो अगला, जल्दी से ये पेज कर डालिए। एक सेंटर में बताया ना, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे मान ले तेरे को ए के अपोजिट वाला निकालना है, ए के अपोजिट वाला, तो ए के अपोजिट कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड होगा, ए करके इसको निगेटिव कर लिया। बी के अपोजिट वाला निकालना है तो इस बी वाले को निगेटिव कर दिया, सी के अपोजिट वाले को तो स्मॉल सी को निगेटिव कर दिया, बस यही चीज करना है। और फॉर्मूला सेम इन सेंटर वाला यूज होगा, तो कोई भी फर्क नहीं है फॉर्मूले में, समझा। क्लियर। नोटेड। ओके, सभी का हो गया होगा। चलिए इसके बाद हो गया। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स लिख ले फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो सबसे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके जो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है इसको लिखिएगा, वेट। ओके जल्दी करो, वेट कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। हो गया। डन, ठीक है। तो नोट करके पहला लिखिएगा, नोट करके पहला लिखिएगा, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इसके बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एंड इन सेंटर, एंड इन सेंटर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस पे आपका सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। क्या होगा आपका, एक ही लाइन पे होगा। क्लियर। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट नोट है वो है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, एंड
इन सेंटर एंड इन सेंटर कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब क्या, एक ही पॉइंट होंगे, बट ये केवल किस केस पे आएगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस पे आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सरकमसेंटर कहां होता है, सेंटर ऑफ हाइपोटेनस, और ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। मेरे हिसाब से ये नोट डाउन हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नोटेड। चलो, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आप लोगों में जहां पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में लिखा है ना, उसमें क्वाड्रिलेटरल वाली चीज को ओपन करिएगा। सबसे पहले पैरेललोग्राम वाला चीज ओपन करिएगा, सबसे पहले पैरेललोग्राम वाला चीज ओपन करिएगा सबसे पहले। ठीक है, कुछ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले लिखना है मुझे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, है ना। ध्यान से, मैं उस दिन बताना भूल गया था, तो आप वहीं पे नोट्स ओपन करिएगा। आपके पास इतना किनारे थोड़ा बहुत स्पेस होगा, ठीक है, वहां पे आप ऐसे लिखिएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। फिर मान लो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां से किया, और उसी तरीके से एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया किया और मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका थीटा है। कौन सा एंगल है वाला, थीटा, ये वाला एंगल है। ठीक है, अब जैसे ये परपेंडिकुलर, मान लो एक का लेंथ P1 है और एक का लेंथ P2 है। क्या है आपका, एक का लेंथ P1 और P2 है। तो यहां से अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, किसकी बात करें, पैरेललोग्राम के एरिया, तो P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आता है। क्या आता है आपका, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आता है। अब प्रूफ देखना चाहेगा कोई, तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो। प्रूफ क्या है, वैसे आपको पता ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो ये मान लेते हैं ये वाला आपका बेस है, ये वाला मान लेते हैं आपका हाइट है। तो बेस को एक समय के लिए आप एक्स ए बी बोल दो, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको आपने ए बी बोल दिया। तो आपको समझ में आ गया कि सर एरिया पैरेललोग्राम यहां से क्या आएगा, ए बी इंटू P1 आ जाएगा। क्या ए बी को मैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला चीज आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके मैंने बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल आपका ये आ जाएगा। अब आपको ए बी ये पता है, ये आपका P2 पता है, तो अगर आप इसको देखो, तो क्या मैं ए बी को P2 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, अगर ट्राइंगल लगाओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P2 अपॉन ए बी होता है। तो ए बी क्या आ जाएगा, P2 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे आप रख दो ए बी की जगह P2 अपॉन, तो P2 इंटू P1 अपॉन क्या आ गया आपका, साइन थीटा आ गया। ये इसका प्रूफ भी है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जरूर नोट डाउन कर लो, कहीं कहीं पे यूज आ जाता है, तो हमको याद रहना चाहिए दोनों केसेस में। एक तो ऐसा वाला भी याद होना चाहिए, अगर आपको बेस और हाइट पता हो तो डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। और दूसरा जो है वो आपका क्या है, कि अगर आपको दोनों परपेंडिकुलर दे दे ऐसे करके, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, और बीच का यहाँ पे एक एंगल दे दे किसी ये वाला, तो आप क्या लगा दोगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 P2 अपॉन साइन थीटा, P1 P2 अपॉन साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे कोई भी एंगल दे दे, हर जगह फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर, चलो जल्दी से ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर डालिए जल्दी से। नोटेड। वैसे ये वाला फॉर्मूला किसी को पहले से पता था क्या, पहले किसी ने सुना है ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला सुना होगा, ऊपर वाला सुना है क्या, नहीं कोई बात नहीं, अब सुन लिया, अच्छी बात है, अब सुन लिया। ठीक है, करिए। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा तो ये बीच में एंगल है ना, साइन थीटा बीच में एंगल, ये जो दो पैरेललोग्राम है इनके बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा। तो साइन थीटा तो निकाल लोगे यहां से, थीटा की वैल्यू रख के साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, नोटेड। ओके, ठीक है, हो गया सभी का।
चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे। अगला आ गया हमारा रोम्बस। तो रोम्बस का भी एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रोम्बस का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। रोम्बस में आपका ऐसे कोई रोम्बस होता है, रोम्बस मान लो, रोम्बस आपको दे रखा है। रोम्बस में आपको ये डायगोनल दे रखा है, मान लो इसका लेंथ d1 है और ये वाला डायगोनल दे रखा है जिसका लेंथ आपका d2 है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस लिखना है, एरिया ऑफ रोम्बस लिखना है, तो डायरेक्टली मैं इसको हाफ d1 इंटू d2 कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल के लेंथ को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और वहां पे क्या कर दिया, आपका हाफ लगा दिया। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये मुझे पक्का यकीन है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, 10th में था आई थिंक, ये वाला था ना। हाँ चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो। था तभी भी हम कॉपी पे लिखेंगे जरूर, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दैट्स वाई एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, हो गया ये वाला नोट डाउन? क्या ये वाला हो गया? हो गया सभी का? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल में कोई नहीं, स्क्वायर। स्क्वायर भी अगर एरिया, अगर मान लो मुझे स्क्वायर वाले केस पे आपका यहाँ पे तो बहुत इजी है फॉर्मूला, ये आपको दे दे और ये आपको दे, तो आपको समझ में आ गया कि सर ये और ये तो इक्वल होता है। तो अगर इसका एरिया निकालना हुआ तो वो क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू dt, जो रोम्बस का ही फॉर्मूला है। क्या होता है रोम्बस का फॉर्मूला? d1 इंटू d2। अब दोनों इक्वल हो गए तो क्या आ जाएगा? हाफ डी स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। और इसका वैसे साइड लेंथ भी आपको पता होता है, इसका एरिया, साइड लेंथ वाला एरिया क्या आता है आपका? ए स्क्वायर आता है। क्या आता है? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी बीच पे एक जगह पे कहीं पे आप लोग लिख लीजिए, जहां पे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा ना, छोटे से बॉक्स में करके ये नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, हो गया? अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। यस, चलो अब क्वेश्चन करते हैं कि ट्रायंगल्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये लीजिए, करिए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 0,0, 3,0 एंड 0,4। फाइंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। चारों बताने हैं। ठीक है, तो पहली चीज, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जरूर ये चेक किया करो, कभी भी अगर आपका ऑर्थो सेंटर आ रहा है, ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछ रहा है, सरकम सेंटर के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे तो ये जरूर चेक करना कि ट्रायंगल आपका कौन सा बन रहा है। ट्रायंगल आपका कौन सा, नोट्स वाला स्लाइड 1 सेकेंड। ओके, ये ले जल्दी से लिख। हो गया? हाँ करेक्ट, सही समझा। ठीक है, तो ये जरूर चेक करना, पहला ये चीज जरूर चेक करना कि आपका ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है, या आपका इक्विलेटरल बन रहा है। क्योंकि अगर इक्विलेटरल बन गया तो बहुत इजी काम है, राइट एंगल बन गया तो बहुत इजी काम है। दैट्स वाई हम जरूर चेक करते हैं। और अगर मैं इसको चेक करूं तो चेक करने का एक तरीका ये है, या तो मैं इसको आपका देखो, अगर पॉइंट सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, देख के समझ में आ जाए तो आप यहां पे ऐसे करके ड्रॉ करके देख लो। ये 0,0 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3,0 आ जाएगा, और ये आ गया आपका 0,4 आ गया। तो देख के समझ में आ रहा है कि हाँ सर ट्रायंगल तो राइट एंगल है। बट मान लो अभी तो देख के समझ में आ गया, अभी समझ लो एक बार, है ना, ध्यान से देखो। अभी तो सर देख के समझ में आ गया कि सर ये जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल है। ठीक है,
बट मान लो आपको देख के समझ में ना आए कि सर ये राइट एंगल है या क्या है, तो फिर कैसे करें? तो मैं बोलूंगा भाई जब अगर देख के समझ में ना आए तो डिस्टेंस निकाल के देख लिया करो। क्या क्या करो आप? डिस्टेंस। तो ये ए बी का आपने डिस्टेंस निकाला, ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर ये आप ए सी निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस कितना आएगा? 4। और इसी तरीके से आप ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आएगा अगर आप निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से? तो ये कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो आपको देख के समझ में आया सर आइसोसेलेस तो नहीं है, इक्विलेटरल तो नहीं है, राइट एंगल चेक करने के लिए मैंने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर लिया। तो आपको दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर। ये हमको करके देखना पड़ेगा। इतना करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम और भी चीजें देखेंगे कि सर राइट एंगल चेक करने का तरीका और क्या होता है, वो अभी हम एक दो लेक्चर के बाद और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको और इजी होगा कि सर राइट एंगल कैसे। राइट एंगल केस में फिर हम ये नहीं चेक करेंगे डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस लगाना, वहां पे फिर हम दूसरे मेथड से सीखेंगे। जब वो पढ़ेंगे तब बात अलग है। अभी तक के लिए हम राइट एंगल कैसे चेक कर रहे हैं? डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाई करते समझ में आया कि सर ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया आपका? ये राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको समझ में आ गया कि सर ए आपका ऑर्थो सेंटर होगा। क्या हो गया आपका? ए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या? 0,0। इसका मतलब मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट मान लो एक समय के मैं इसको डी बोल देता हूं, ये जो डी मिड पॉइंट है ये क्या हो गया आपका? सरकम सेंटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे निकालोगे? उन दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। तो 0+3 ये आ जाएगा और 0+4 डिवाइड बाय 2 आ गया। तो ये कितना आ गया? 3/2, 2 आ जाएगा। आ जाएगा। अब सेंट्रॉइड की बात करो तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सारे कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। 0+3+0 डिवाइड बाय 3 और 0+4+0, 0+0+4 डिवाइड बाय 3। ये कितना आ गया आपका? 1,4/3 आ गया। आ गया। इन सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला तो लगा दो भाई। इन सेंटर के लिए फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला ax1 तो दिख रहा है यहां पे इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई अपोजिट साइड। तो 0 × 5 प्लस 3 इंटू अपोजिट कोऑर्डिनेट 0 × 3 प्लस यहाँ पे 3 × 4 डिवाइडेड बाय सभी का समेसन। तो 5+4+3 इसी तरीके से इस पे लगा दो। तो 0 × y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 इंटू आपको दिख रहा होगा ये 0 × y कोऑर्डिनेट ये 5 प्लस यहाँ पे आपका 0 × 4 प्लस 4 × 3 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका दिख जाएगा इन सेंटर 1,1 आ जाएगा। क्या चारों पॉइंट क्लियर है? क्या चारों पॉइंट क्लियर है? क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो। अगर क्लियर है तो जल्दी से नोट डाउन कर डालिए चारों पॉइंट को। ठीक है, जल्दी से करो नोट डाउन। तो एक चीज सीखने को ये जरूर है कि कभी भी ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर पूछे तो ट्राइंगल के बारे में चेक जरूर करोगे कि कौन सा ट्राइंगल है आपका। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन। हो गया? किसी का बचा क्या? किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। वेट, ठीक है बच्चे वेट करेंगे। इसमें चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ऑर्थो सेंटर ये सब निकालना है हम लोगों को। नोटेड, ओके।
हो गया सभी का? वेट करना है किसी के लिए? नोटेड, नोटेड। चल सभी का मेरे हिसाब से हो गया होगा। वेट, जल्दी लिख प्रेम। प्रेम मैं पीछे करता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी लोगों को क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर मैं तुम्हारा बैक पेज करता हूँ, तो बाकी लोग चलेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,0, 0,3 एंड आर 3/2, -3√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सेम वही, एक बार ट्राइंगल जरूर चेक करोगे कि कौन सा ट्राइंगल है। हो गया क्वेश्चन? चलो ठीक है, बताओ क्या आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये ले प्रेम, जल्दी से लिख, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगली बार से। लास्ट क्या था? लास्ट है तेरा 3/2, -3√3/2 PQR। ठीक है, करो, बताओ। चेक जरूर करोगे कि कौन सा ट्राइंगल है। ट्राइंगल चेक करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करूंगा। आइसोसेलेस, ओके। मेरे को नहीं लगता कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस तो नहीं आएगा, दोबारा निकाल। हाँ, आइसोसेलेस तो नहीं है। डिस्टेंस बता, वो तो तू अपने में चेक कर के आइसोसेलेस है क्या है। मुझे डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच का, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और कुछ नहीं चाहिए। तीनों साइड निकाल के देखा करो, दो साइड निकाल के नहीं बोलना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीसरा साइड भी निकाला करो। किसी का आया? क्या किसी का आया? जीरो। यस, करेक्ट आंसर इज जीरो। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी पॉइंट एक जगह कोइंसाइड कर जाएंगे, अगर कोइंसाइड कर गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, सही किया है, बिल्कुल सही। पी क्यू निकाला, दिख रहा है पी क्यू आपका 3 आ रहा है। अब इसी तरीके से पी आर निकालो, तो पी आर कैसे निकालोगे? अंडर रूट में 3/2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3√3/2 -0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ये भी 3 आएगा। फिर क्यू आर निकाला, तो अगर आप क्यू आर निकालो तो 3/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये भी 3 आएगा। तो देख के समझ में आ गया तीनों का लेंथ कितना है? बराबर। मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डिस्टेंस कितना आएगा?
डिस्टेंस विल बी जीरो। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका, जीरो के बराबर है। अब यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए और लोग ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर निकालने बैठ जाए विदाउट ट्राइंगल को चेक किए, विदाउट ट्राइंगल को चेक किए, तो मैं बता रहा हूं 5-6 मिनट से ज्यादा ले लेगा वो पूरा। जो अगर आप ट्राइंगल को चेक ना करो, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर किसी फॉर्मूले से निकालने जाओ, चलो अभी तो मेथड नहीं सीखा है तो मेथड से निकालने जाओगे, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है वो। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा ये जरूर चेक करिए। चेक करने में शायद तक आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, और वो 30 सेकंड आपका 5 मिनट बचा जाएगा। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो हमेशा ट्राइंगल जरूर चेक करना कि ट्राइंगल आपका कौन सा है। ट्राइंगल चेक कर लोगे आपको बहुत इजी पड़ेगा। क्लियर सभी को? जल्दी से नोट डाउन कर डालो। नोट डाउन करने के लिए वैसे कुछ है नहीं, ये 3/2 कॉमा माइनस है, ठीक है, ये -0 है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट? हाँ, सिमिलर क्वेश्चंस कम्स इन जेई, यस आता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है, ट्राइंगल राइट एंगल दे दिया था और पूछा था ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर बताओ, तो फिर दिक्कत आ जाता अगर आप कैलकुलेट करने जाते। अब ये वाला करो, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। लेफ्ट इन द ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज 3,4, सेंट्रॉइड इज 5,9, देन फाइंड सर्कम सेंटर। हाँ इजी था, बट वही डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ता है इसमें। करो, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है, सर्कम सेंटर निकालने को बोला है। रिजल्ट मैंने इसका लिखवा के रखा है, एक रिजल्ट अगर याद हो तो। क्या रिजल्ट होता है? सर्कम से सेंट्रॉइड ऑर्थो और सर्कम सेंटर को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को किस रेशियो में? 2:1। वेरी गुड, लगा दीजिए फॉर्मूला। ये 3,4 पता है, सेंट्रॉइड 5,9 पता है, ये निकालना है, इसको मान लो x,y, और ये 2:1 रेशियो पता है हमको। बस कर सकते हो आप। सेंट्रॉइड का पॉइंट 5,9, सेंट्रॉइड का पॉइंट है 5,9, दिस पॉइंट इज 5,9। करिए। आ गया? सेक्शन फॉर्मूला लगाना है भाई बस, केवल, और कुछ नहीं। मिड पॉइंट से थोड़ी आएगा, मिड पॉइंट के लिए तो रेशियो इक्वल होना चाहिए ना। हाँ करेक्ट, करेक्ट, मिड पॉइंट के लिए तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, रेशियो तो इक्वल ही नहीं है, तो कैसे मिड पॉइंट से आ जाएगा भाई? मिड पॉइंट से थोड़ी आएगा, रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए ना मिड पॉइंट के लिए। अब रेशियो इक्वल नहीं है तो मिड पॉइंट से कैसे लाओगे? कर लो, लगा दो, 2 × x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 5, और इधर से 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9। यहां से x बराबर 6 आ जाएगा, और यहां से y बराबर जो आप लोगों ने दिया है 23/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ठीक है।
आ गया? चलो हो गया होगा सभी का, इजी था। चलिए अगला एक टॉपिक लिखिएगा, अगला एक टॉपिक लिखिएगा। वो टॉपिक का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स छोटा सा है एकदम। जैसे कार्टेशियन में हम लोग क्या लिखते हैं, कार्टेशियन में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है, पोलर कोऑर्डिनेट वो होता है आर कॉमा थीटा। क्या होता है आपका, आर कॉमा थीटा होता है। क्या होता है आपका ये, आर कॉमा थीटा होता है। आर क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। आर क्या होता है आपका, ओरिजिन। आर क्या होता है, ये मान लो पॉइंट पी है, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, एंगल। अब देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये मान लो आपका ये वाला लाइन को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये वाला आप निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ये केम में केमिस्ट्री में था क्या, ये पता नहीं, होगा तो होगा, चलो कोई बात नहीं। ये वाला एंगल क्या है आपका, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। अब जैसे ये एंगल अगर आपका थीटा हुआ ना, तो आप ये बता सकते हो कि सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपका, वाई होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आपका, एक्स होगा। तो क्या आप यहां से आर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बताओ भाई, यहां से y अपॉन एक्स। तो थीटा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे थीटा आप चाहो तो क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स y बाय एक्स। इसका कोई मतलब नहीं है, अब डायरेक्टली यहां से आप निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये तो आपका यही यही आपका पोलर कोऑर्डिनेट है। अब यहां से आप r निकाल लिए, यहां से आप थीटा निकाल लिए, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, आर कॉमा के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, आर कॉमा के फॉर्म में लिख देते हैं, आर कॉमा थीटा। ये बेसिकली आपका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, ध्यान से इसका एग्जांपल देखिएगा, आप लोग एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। मान लो आपका कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -3 है। क्या आपका 3 कॉमा -3 दे रखा है, इसका बोल रहा है मुझे पोलर कोऑर्डिनेट बताओ। तो पहली चीज तो इसको आप क्या करिए, डायग्राम में देखिए कि आ कहां पे रहा है। तो 3 कॉमा -3 अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई यहां पे आएगा 3 कॉमा -3, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। आपने बोला कि सर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं आर निकाल लेता हूं। तो आर निकालने के लिए मैंने ये किया, मैंने आर निकाला और मैंने बोला भाई ये वाला एंगल ये क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कर लो भाई इसका अंडर रूट, ये 9 प्लस 9 आ जाएगा। तो आर कितना आ गया आपका, 3√2 आ जाएगा, 18 को बाहर से 3√2 लिख सकते हो। टेन थीटा ध्यान से देखना, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सर जो थीटा आएगा वो निगेटिव आएगा। थीटा क्या आएगा आपका, निगेटिव। तो देख लो -y, तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा कि सर -y कितना होगा आपका, -3 होगा डिवाइड बाय 3। तो यहां से जो टेन थीटा आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, -1। और थीटा -1 आपको दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, π/4 आ जाएगा। थीटा कितना आ गया आपका, π/4 आ जाएगा। क्या ये वाला चीज क्लियर है। तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -π/4, मैंने गलत लिख दिया, -π/4 होगा। थीटा बराबर -π/4 होगा। तो आपको ये समझ में आ गया सर ये 3√2 कॉमा -π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3√2 कॉमा -π/4 आ जाएगा। क्लियर, क्या किसी को डाउट है इस पे। मान लो आपको यहाँ पे वाला पे निकालना होता है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे निकालना होता, तो आप क्या करते, ऐसे आप ज्वाइन करते, आर आपको डायरेक्टली मिल जाता, थीटा आपको यहां से मिलता, ये वाला जो एंगल है। अब इसमें आप क्या करते, पाई माइनस करते। अब याद रखना जो थीटा होता है हमेशा ये वाला एंगल होता है, हमेशा ये वाला। तो आप पहले ये निकाल लो और फिर क्या कर दो, उसको पाई से माइनस कर दो, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर पाई माइनस थीटा आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है कि टेन थीटा कैसे आता है। क्लियर, क्या किसी को डाउट है बताइए, पोलर कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए डाउट है, क्लियर।
चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला कोऑर्डिनेट। थीटा आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना एक बार केवल, जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर एंड नोटेड, ये वाला पेज हो गया होगा। यही पोलर कोऑर्डिनेट है और कुछ नहीं। एक ही बात है, अगला पेज करते हैं, उत्कर्ष अगले पेज में आते हैं तब बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले पेज पे। करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने, देखो ये -π/4 है ना, इस -π/4 को आप 315 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि ये जो एंगल है ध्यान से देखिएगा, ये एंगल यहां पे है, बट ये वाला जो एंगल होगा ये ऐसे करके मेजर करोगे ना, ऐसे करके अगर आप मेजर करो तो ये एंगल कितना बचा, 45 है। टोटल कितना होता है 2π, तो अगर मैं 2π में π/4 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 7π/4, और 7π/4 जो होता है वो आपका 315 होता है। क्या होता है आपका 315 होता है, समझा। उत्कर्षा क्लियर हुआ, क्यों आंसर पीछे 315 दे रखा है, आंसर पीछे क्यों 315 दे रखा है, क्लियर। उन्होंने 360 से माइनस करके दिया आंसर, उन्होंने 360 से माइनस करके दिया है। क्लियर सभी को, जल्दी से पहले नोट डाउन करो, अगले पेज पे आएंगे, पहले इसको तो नोट डाउन करो। हो गया सभी का, नेहा आदित्य हो गया आपका, आप दोनों का बचा हुआ था, वेट ठीक है जल्दी करिए। सेकेंड क्वाड्रेंट का मैंने ये बोला कि मान लो आपका पॉइंट यहां आ जाए आपका पॉइंट। अब जैसे ही अगर आपका पॉइंट आया तो क्या करो आप, पहले ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करके आप थीटा निकाल लो। आप क्या करो, थीटा निकाल लो डायरेक्टली, पॉजिटिव के साथ निकाल लो, इसको पॉजिटिव के साथ निकालो, मत देखो निगेटिव। जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं एक समय के लिए -1, है। मैंने क्या किया, सबसे पहले r निकाला, तो r तो दिख रहा है समझ में, 2 आ जाएगा। मैंने थीटा निकालने के लिए क्या किया, इसको y/x होता है तो √3/1 कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। बट थीटा ये वाला है, पर पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मुझे कौन सा देना पड़ता है, यहां से देना करता है। मैं इसको क्या करूंगा, पाई से π/3 घटा दूंगा, ये क्या आ जाएगा आपका 2π/3 आ जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2,2π/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ प्रणव, समझा क्या मैंने बोला था वहां पे। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ देते हैं, याद रखना। ये थीटा लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, थीटा एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर, चलो अगला पेज क्लियर हो गया होगा। ये वाला पेज एग्जांपल इसका नोट डाउन कर डालिए। तो थीटा आपका ये वाला है, बट हमारा इसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखने जाऊं, क्या मैंने गलत लिख दिया था, -3π/4 की जगह आप इसको यहाँ पे 315 लिख दीजिए, 315 लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बताया मैंने, अरे भाई y tan थीटा √3/1 कर दो, क्या कोऑर्डिनेट देखो इसका, ये आपको समझ में आ गया कि सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, -1/√3, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब ट्रायंगल बनाते हुए मैंने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने थीटा निकाला, तो ये वाला लेंथ आपका √3 है, ये वाला लेंथ आपका, लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा आपका 1 है। तो यहाँ से आपने tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा कितना आया √3/1, तो थीटा कितना आएगा π/3। बट मुझे क्या ये वाला एंगल चाहिए क्या, नहीं, मुझे चाहिए पूरा ये वाला एंगल, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला एंगल।
तो इसको क्या किया, पाई में से पाई बाय 3 को घटा दिया, पाई में से पाई बाय 3 को घटा दिया। ठीक है, चलो क्लियर। अब क्लियर हो गया होगा। आवाज ब्रेक हो रहा है, बाकियों को भी ब्रेक हो रहा है क्या? नो। चलो जल्दी से ये एग्जांपल नोट डाउन करो। अब बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नहीं कमलेश देख, तेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि अगर ब्रेक होता तो सबके में ब्रेक होता भाई। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, काफी टाइम दे दिया आप लोगों ने, यहाँ पे करवा दिया मेरा। करिए जल्दी से। ये डायग्राम केवल एक ही बनाओ भाई, आप लोग फालतू कंफ्यूज हो गए, केवल एक डायग्राम बनाओ, ये वाला। इक्वाड आंसर ये होगा। हाँ, केवल माइनस साइन को केवल क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए करो। माइनस साइन को केवल क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए करो बस। ये 3,-3 और ये केवल क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए करो और कुछ नहीं। कौन है भाई? क्लियर हो गया? नोट डाउन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो ठीक है, तो ये लीजिए एक एग्जांपल है, आप लोग ही करिए। आपका ये दे रखा है 8,150 डिग्री दे रखा है, मेरे को बोल रहा है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में बताओ। जल्दी से एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आप लोग बताइए, करिए जल्दी से, ये आप ही करोगे। आवाज जिसको जिसको वॉइस में प्रॉब्लम था, आवाज क्लियर हुआ क्या? ओंकार एंड कमलेश क्लियर हुआ? कमलेश क्लियर? क्लियर। चलो जल्दी से ये बताओ, एक्स कॉमा वाई आपका ये दे रखा है, आपको केवल एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में बताना है। आ गया? आगे बढ़े। 8,150 डिग्री। यस, -4√3,4 आएगा। कुछ मत करो, यहां लगा दो पाइथागो। आपको ये देखो, अब ये पता है, ये एंगल पता है क्या? आप साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइन 30 कितना हो गया? हाफ। तो इसका पी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये बेस के लिए क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। क्या आ गया आपका? इसको पी बोला है ना, इसको आप बी बोल दो, तो बी अपॉन 8। कॉस 30√3/2, तो ये बी कितना आ गया आपका? 4√3 आ जाएगा। बट याद रखना, कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से एक्स क्या होगा? निगेटिव। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है सभी को? बताओ, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, यस, वेरी गुड। चलिए क्लियर है। ठीक है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन कर डालो। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, एक करिए अच्छा सा। इफ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर एट ए टू पैरेलल लाइन, आर एट ए टू पैरेलल लाइन, अब याद रखना ट्राइंगल इक्विलेटरल दे रखा है, distance between parallel lines is 6 centimeter. Find the length of the side if third vertex has a distance of 2 centimeter from one line. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे को बताना ही पड़ेगा। एक बार ध्यान से आप लोग देखो, एक बार ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन एक बार नोट डाउन करा लो, फिर देखना। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, याद रखना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटी है देखिएगा, आप बताइएगा कौन सा करेक्ट है। मैंने एक ट्राइंगल तो ऐसा बनाया कि आपका पहला जो दिमाग में पिक्चर आता है कि सर पक्का ट्राइंगल आपका ऐसे बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा, एक डायग्राम तो ये आएगा। बट जैसे ही आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो मैं बोलूंगा भाई ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है। ट्राइंगल क्या है आपका? इक्विलेटरल। और इसका डिस्टेंस अगर यहां से 2 दे रखा है तो ये वाला पार्ट कितना होगा आपका? 4 होगा। इसका मतलब डायग्राम ऐसा तो नहीं बन सकता, डायग्राम को क्या करना पड़ेगा? टेढ़ा बनना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डायग्राम को ऐसे बनाया, इस तरीके से। ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये आपका डायग्राम। क्यों डायग्राम ऐसा बना? क्योंकि ट्राइंगल जो दे रखा है वो आपका दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया? 6। ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब देखना, ये वाला पार्ट आपका दे रखा है 2, ये मान लो 2 दे रखा है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा आपका? 4। क्या ये डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। मान लो ट्राइंगल आपका ए बी सी है, क्या डायग्राम क्लियर है? बताओ जल्दी से डायग्राम के बारे में, क्या डायग्राम क्लियर है? डायग्राम देखो, सीधी सी बात है, डायग्राम आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायग्राम टिल्टेड बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल दे रखा है। इक्विलेटरल देने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट का यहां पे अगर मैं देखूं, ये मिड पॉइंट होता है, ऐसे करके जाओगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आना चाहिए आपका? बराबर आना चाहिए। बट क्या क्वेश्चन में बराबर गिवन है? नहीं, एक तरफ 2 गिवन है, एक तरफ 4 गिवन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका पक्का मतलब है जो आपका जो तीसरा साइड हो, क्योंकि हमारे जो दिमाग में सबसे पहला आएगा यही डायग्राम आएगा कि आपका मैं ऐसे लाइन ले लूं ऐसे करके। अब अगर ऐसे लाइन लोगे ना तो आपका फिक्स है, तो इस केस पे अगर आप ऐसा लाइन लोगे तो आपका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट, यहां से इसका डिस्टेंस 3 और यहां से इसका डिस्टेंस आपका 3 होना चाहिए। बट क्वेश्चन में 2 और 4 गिवन है, 2 एक तरफ से 4 दूसरे तरफ से, इसका मतलब डायग्राम को ऐसे बनना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? तृप्ति क्लियर? क्लियर? क्लियर। चल देखो, अब यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके ज्वाइन किया एक समय के लिए मैंने, क्योंकि एक बार ट्रायंगल बना लेता हूं ना, तो ये ट्रायंगल आपका बनेगा, ये राइट एंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को ये बताओ, आपको ये पता है कि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इक्विलेटरल। मैंने एक समय के लिए इस वाले एंगल को बोला थीटा, बोला, तो ये अपने आप जो बचा हुआ एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका? 120 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 120 माइनस थीटा। अब मैं साइड का लेंथ एक समय के लिए ए बोल देता हूं और इस वाले को भी ए बोल देता हूं, बोल दो। जैसे मैंने ए और ए बोला तो आपको ये समझ में आ गया कि सर ये पॉइंट पी बोल दो, आप ये पॉइंट आप क्यू बोल दो। तो देखो जैसे मैंने ये वाली चीजें की तो आपको ये समझ में आ गया कि सर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मुझे एक एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, और मुझे ये साइड मैंने एज्यूम कर लिया और मुझे ये पता है। ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस। ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया आपका? एंगल। तो ये वाला क्या हो गया आपका? बेस। तो क्या मैं यहां से फॉर्मूला लगाऊं?
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, अब यहाँ पे कॉस जो होगा, यहाँ पे एंगल क्या लिखोगे आप, कॉस में 120 माइनस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में आओ, तो यहाँ पे ए है, ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा। तो इस केस में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाला आपका बेस हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा यहां से क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। क्या मैं दोनों जगह से इसको ऐसे करूं एक समय के लिए कि ए की वैल्यू निकाल के यहां से लाके रख सकता हूं, ए वाली वैल्यू यहां से लाके रख दो। कैलकुलेट करना है, दो वेरिएबल, दो अननोन, सॉरी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। तो देखो एक समय के लिए कॉस 120 माइनस थीटा, 120 माइनस थीटा मल्टीप्लाई ए बराबर 2, और दूसरा कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए इंटू ए इज इक्वल टू 4, दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया, कॉस 120 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर हाफ, यही आएगा। उसको उधर ले जाओ। तो अब यहां से आपको करना है, जो भी करना है आप आगे कर सकते हो, क्या कैसे करोगे देख लो भी। चलो cos 120 माइनस थीटा बराबर हाफ cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, थीटा मिल जाएगा तो आपको ए मिल जाएगा, ये आप कर सकते हो। थीटा मिल जाएगा तो कहीं भी एक जगह पे थीटा रख देना और वहां से ए निकाल लेना, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है, किसी को डाउट क्लियर है, किसी को डाउट है? मैं आपको इसका एक तरीका भी और बताऊंगा सॉल्व करने का, मतलब जो बात का कैलकुलेशन उसको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से करो इसको। ये वाला पेज क्लियर है? जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो। अरे वन टोटल एंगल कितना है, 180, टोटल एंगल कितना होगा 180, टोटल एंगल कितना होगा 180। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 120 माइनस थीटा, बचा हुआ एंगल कितना होगा 120 माइनस थीटा। अब ये एक बार इस वाले ट्रायंगल पे मैंने लगा दिया फॉर्मूला, और एक बार मैंने इस वाले ट्रायंगल पे फॉर्मूला लगा दिया, ये वाले ट्रायंगल पे। तो ये जब ऊपर वाले पे लगाया तो आपका ये वाला रिजल्ट आया, नीचे वाले पे लगाया तो आपका ये वाला रिजल्ट आया। राइट एंगल है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो बेस इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर वाले के लिए भी ये बेस है, ये आपका एंगल है, और ये आपका ये वाला पार्ट क्या आपका हाइपोटेनियस है। तो ये वाली चीज यहां पे लगा दिया। अब क्लियर हुआ आविष्कार, क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ चलो जल्दी से पेज को, अगले पेज में आते हैं, फिर हम मैं कैलकुलेशन करने का एक तरीका और बताऊंगा। नोटेड, ओके। नेक्स्ट वाला करते हैं ना, नेक्स्ट वाला तो अभी छोड़ दो ना, नेक्स्ट वाला भी करेंगे, नेक्स्ट वाला छोड़ दो, नेक्स्ट वाला करते हैं अभी, ठीक है। इसको पहले लिखो। हो गया सभी का नोट डाउन? क्या सभी का नोट डाउन हो गया? नोटेड? किसी का बचा? क्या किसी का बचा है? नहीं तो आगे बढ़े। क्या किसी का बचा हुआ है? हो गया? चलिए अब देखो, इसका मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट बताता हूँ, ऐसे कैलकुलेशन मत करो, ऐसे बहुत लेंदी जाएगा। मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। ये cos थीटा कितना है आपका 4 अपॉन ए है। एक काम करो, यहां पे ओपन लगा दो cos a माइनस बी, तो cos 120 cos थीटा प्लस साइन
120 इंटू साइन थीटा ये है, हाँ, और अब इक्वल टू 2/a। कॉस थीटा बताए तो ट्राइंगल बना लो। कॉस थीटा क्या, ये 4 है तो ये a है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, यहां वैल्यू रख दो। कॉस 120 आप वैल्यू रख सकते हो, कितना होगा कॉस 120 माइनस हाफ होगा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना है आपका 4/a। साइन 120 कितना होगा, साइन 120 आपको इसकी वैल्यू याद होगी √3/2। साइन थीटा कितना होगा आपका, यहां से निकालो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए बराबर 2/a। ए और ए कट गया, कैलकुलेशन करके आप यहां से ए अब निकाल लेना, ये -4 प्लस √3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर, यहां से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका √3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय -4 बराबर 8 आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहां से ए स्क्वायर -4 बराबर 64/3, तो ए स्क्वायर 64/3 प्लस 4, तो यहां से अगर आप ए निकालो तो ऐड कर दो 12 76, तो √76 डिवाइडेड बाय 3 पूरा का है ये, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्या कैलकुलेशन क्लियर, क्या क्लियर है बताइए भाई, आवाज नहीं आई क्या। हाँ सॉरी ये 16 आएगा, फिर तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया, ये 16 आएगा, ये 16 कर ले, यस यस ये 16 होगा, कैलकुलेशन कर दे ठीक है, ये 16, ये भी फिर आपका 16 होगा, तो ये उधर जाएगा तो ये +16 आएगा, यहाँ पे ये +16 आएगा, और यहाँ भी तेरा 16 आएगा, तो ये कैलकुलेशन करके फिर ये अलग आंसर आएगा, क्या आएगा 48 प्लस 64 112, तो ए बराबर 112 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर, कोई डाउट किसी को, बताओ जल्दी, कर डालो, लिखो जल्दी से, चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला पार्ट, करो। जल्दी हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। हो गया सभी का नोट डाउन, किसी का बचा क्या, हो गया, हाँ तब होता, अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है 6 के जगह 4 हो जाता ना, तब आपका सिंपल सा ऐसे बन जाता, तब डायग्राम आपका ऐसा बनता, अगर 6 के जगह 4 हो जाए, अगर ये 4 होता तब ये डायग्राम इस तरीके से बनता, इस तरीके से तब तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, तब तो इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, तब तो तुरंत आप ए निकाल लेते, क्योंकि आपको ये पता, 2 पता है, ये आप ये आ ही जा, ये आपको पता ही रहेगा, आ जाएगा, तो इस तरीके से तुरंत ये तुरंत आया था, इसमें कोई टाइम नहीं लगता आपको, क्योंकि एंगल तुरंत आया था, ठीक है, चलो क्लियर, क्या सभी को क्लियर है, वहां नहीं कहां पे, तो मेरे को भेजना एक बार, अभी आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार 1 सेकंड के लिए आगे पढ़ लेते हैं, है ना, चलो।
बाद में करेंगे। पहले एक दो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से पॉइंट देखिएगा। हमने सेक्शन फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला में मैं एक दो पॉइंट बताता हूं आपको, क्या जो पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्म, ये हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारा ये नेक्स्ट हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ध्यान से इस वाले पॉइंट को देखिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या, हमने सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला का, कि अगर आपका यहां पे x1 y1, ठीक है, और फिर आपका x2 y2 ये है, फिर हमको अगर ये निकालना है तो लैम्डा x2 क्या करते थे, म्यू करते थे, तो इससे हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट आता था। अब मान लो जैसे इसका आता क्या था, वैसे ये मान लो x y है, ये x आता क्या था, लैम्डा टाइम x2 प्लस म्यू टाइम x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, और y क्या आता था आपका, लैम्डा टाइम y2 प्लस म्यू टाइम y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू आता था। ये सेक्शन फॉर्मूला से हमारा आता था। अब मेरे को अगर मान लो कि आपका क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट दे दे, क्या करते हैं आपका ये कोऑर्डिनेट दे दे, और आपको बोले कि रेशियो बताओ, आपको क्या बोले, रेशियो बताओ, क्या बोले आपको, रेशियो बताने को बोले। तो पहली चीज, अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट दे दे, इफ कोऑर्डिनेट गिवन, अगर मान लो इफ x y is given and if x y is given and if we have to find ratio, then assume ratio as lambda is to 1, ठीक है। क्लियर ये वाली चीज, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है, कि अगर आपको ये x दे दे, है ना, और ये आपको y दे दी, ठीक है, और बोले मुझे लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो बताओ, तो मैं कभी भी क्वेश्चन में लैम्डा इज टू म्यू नहीं मानूंगा। क्या, लैम्डा इज टू म्यू नहीं मानूंगा, मैं क्या मानूंगा उस केस में, कि हमारा जो रेशियो है वो क्या है, लैम्डा इज टू 1 है। अब लैम्डा इज टू 1 मानने से फायदा क्या होता है, कि आपका जो ऊपर है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक, तो दो वेरिएबल आ गया। अब दो वेरिएबल को तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, तो इस वजह से मैं इसको लैम्डा इज टू 1 मानता हूं। लैम्डा इज टू 1 मानने से क्या होता है, कि जो आपका रेशियो होता है वो केवल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। जो इससे दूसरा पॉइंट रिलेटेड एक पॉइंट है, कि अगर मान लो आपका पॉइंट दे रखा है, अगेन सेम चीज यहीं पे, अगर आपका पॉइंट दे रखा है ये वाला, और बोल रहा है कि जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या है आपका, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। इफ दिस पॉइंट P इज कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, हाँ वो तो गिवन रहेगा ना, x1 x2 y1 y2 हमेशा गिवन रहेगा, उस केस में हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपका ये बोले कि पॉइंट P आपका x एक्सिस के ऊपर है, और आपको बोल रहा है कि अब मेरे को रेशियो बताओ, अब मेरे को ये लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो बताओ, तो आप वहां पे क्या जीरो करोगे, y कोऑर्डिनेट जीरो कर दोगे। क्यों y कोऑर्डिनेट जीरो करोगे, क्योंकि x एक्सिस पे x, 0 एक पॉइंट माना जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट पता है आपको 0 है, तो अब डायरेक्टली क्या किया, ये वाले पे मतलब y वाले कोऑर्डिनेट को निकाला और उसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। नहीं, लैम्डा इज टू, वहां पे भी तो दो वेरिएबल हो जाएगा ना, लैम्डा अपॉन म्यू लिया इज टू 1 लेगा, तो यहाँ पे भी तो दो वेरिएबल हुआ, यहाँ पे भी दो वेरिएबल। हमेशा हमेशा लैम्डा इज टू 1 रेशियो लो, हमेशा क्या करो, लैम्डा इज टू 1 रेशियो लो। क्लियर? अब मान लो आपका एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तब क्या जीरो करोगे, मेरे को ये बताओ। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट जीरो किया, और y एक्सिस पे अगर आपका ये पॉइंट P लाई करेगा तो क्या जीरो करोगे, बताओ, x को जीरो कर दोगे, किसको जीरो करोगे, बाकी लोग बताओ भाई,
क्लियर हुआ? हाँ, x को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर? आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब ये अगला जो पॉइंट है ये नोट डाउन करिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये आपका x1 कॉमा y1 है, ये आपका x2 कॉमा y2 है। ये क्या है आपका x2 कॉमा y2 है। ठीक है, अब आपको ये दो चीजें गिवन है। ये क्या है, आपको दो चीजें गिवन है। तीसरी जो चीज गिवन है वो हम लोगों को ये बोला है कि कोई लाइन है, कोई लाइन मान लेते हैं ये वाला हमारा कोई एक लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है हमारा इस लाइन का, ये दे रखा है, दे रखा है। अब अगर मुझे ये दे रखा हुआ है तो क्या मैं डायरेक्टली, मैं यहां पे जो मान लो ये लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो है, ये डायरेक्टली मैं लैम्डा इज टू म्यू का जो रेशियो है मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, और साथ में एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगा दो। ये डायरेक्टली मुझे क्या करेगा, लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो दे देगा। क्या करेगा आपका, लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो दे देगा। अभी तो मतलब वो फॉर्मूला हम इतना याद रखने की कोशिश नहीं करते, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो जाता है ना। तो मैं ट्राई करता हूं कि कम से कम फॉर्मूला याद रखूं और उसका मेथड याद रखूं, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। इतने ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं ना कि हम फिर बाद में याद नहीं रख पाएंगे। अभी तो ठीक है, अभी तो के लिए पढ़ रहे हो ना, आगे फिर याद नहीं रहेगा। तो हमेशा वो याद रखो, सेक्शन फॉर्मूला लगा के जो कंडीशन बोल रही है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब ये वाला चीज है, ये कैसे आया? अब ये चीज आपको पता है कि अगर लैम्डा इज टू म्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए आपका लैम्डा इज टू म्यू पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। क्या बोला जाएगा, इंटरनल। और यही अगर लैम्डा इज टू म्यू निगेटिव आ जाए तो फिर वो क्या होगा आपका, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होगा वो आपका, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे अभी देख लिया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर डालो। ये रेशियो कैसे आया, क्या किया, ये लाइन दे रखा है, इस लाइन के ऊपर ही x1 y1 रख दिया। पहले ऊपर x1 y1 रख दिया और नीचे क्या रख दिया, x2 y2 रख दिया। तो आपको इससे डायरेक्टली लैम्डा इज टू म्यू का रेशियो मिल जाएगा। माइनस मत भूलना, एक माइनस एक्स्ट्रा हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी से ये दो पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये पॉइंट नंबर ए था और ये पॉइंट नंबर आप बोलना चाहो तो बी बोल दो। ये दो पॉइंट थे इससे रिलेटेड, केवल और कुछ नहीं। बाकी दो पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो पहला पेज। ठीक है, तो कल का जो होमवर्क है वो है CA1 HA1 CA4 HA4, ये कंप्लीट कर लीजिएगा ये सारी। ठीक है, CA1 HA1 CA, ये चीज हो गया। ये वाला पेज नोट डाउन। लैम्डा इज टू वन रेशियो से करने से चेंज नहीं होगा कभी भी। लैम्डा इज टू वन अगर तू ले रहा है ना रेशियो, तो लैम्डा की वैल्यू तेरी आ जाएगी 4/3, 4:1, तो 3 इधर चला जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 4:3। समझा प्रणव? क्लियर हुआ? चलो अगला पेज जल्दी से। ये वाला पेज रिजल्ट याद, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट किसी को प्रूफ चाहिए होगा ना तो क्या करना, सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या किया, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाला x y, और इसको लाके यहां पे रख दिया, इसको लाके यहां पे रखा। जब रखोगे ना तो ये लैम्डा अपॉन जो म्यू का रेशियो है ये चीज आएगी। किसी को प्रूफ करना हो तो खुद से प्रूफ ऐसे कर सकते हो आप लोग। होमवर्क CA1 HA1 CA4 HA4 ये कंप्लीट करना है कल के लिए। Approx when college will start?
आज के लिए हो गया, जा सकते हो। ये तो मुझे भी नहीं पता। बाय। सी तीनों इक्वेशन में सेम रहे, हाँ सी हर जगह सेम रहेगा। सी तेरा यही वाला है विश्वजीत, सी तेरा इसी का है, ये जो है ना सी तेरा यही वाला है। तो तेरा ओरिजिनल इक्वेशन, इस इक्वेशन से पॉइंट पास करेगा ना, मतलब इस इक्वेशन से पास कर रहा है, वही वाला सी है। क्लियर विश्वजीत, क्लियर? चलो जा सकते हो, जिसका हो गया। बाय।